नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद में पहला फेरबदल किया। मंत्री विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के 7 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। शपथ के बाद मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नए चेहरे, नए इरादे। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जनता से नए कनेक्ट वाली सरकार। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। कैबिनेट विस्तार का परफॉर्मेंस प्लान। विस्तार के बाद जीत है अपार। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं। SC, ST, OBC फॉर्मूले से सधेगा यूपी। यूपी उत्तराखंड के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अजय कुमार मिश्रा गृह राज्य मंत्री। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। SP सिंह बघेल बने कानून राज्य मंत्री। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। BL वर्मा सहकारिता राज्य मंत्री। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। कौशल किशोर शहरी आवास राज्य मंत्री। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भानु प्रताप सिंह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अजय भट्ट बनाए गए रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। कैबिनेट विस्तार का पूरा गुणागणित। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाते हैं मोदी की नई टीम को कि आखिर कौन कौन इस टीम में शामिल है। तो पीएम मोदी की नई टीम में किसको क्या जिम्मेदारी मिली है और किसका क्या फिर बदल हुआ है। अश्विनी वैष्णव रेल और मिनिस्टर ऑफ IT एजुकेशन, अमित शाह गृह मंत्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्रालय, रेल और मिनिस्टर ऑफ IT कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय अहम मंत्रालय मिला है यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी मंत्रालय यहां पर दिया गया है।
अनुराग ठाकुर को खेल मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूपेंद्र यादव श्रम और पर्यावरण मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है। शहरी विकास और आवास मंत्रालय भी दिया गया है। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय उनको दिया गया है। किरण रिजिजू कानून मंत्री बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है। मीनाक्षी लेखी विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ट्विटर पर पीएम ने लिखा है कि शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई। मंत्री के तौर पर आपकी नई शुरुआत के लिए बधाई। लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम साथ काम करेंगे। तो लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम साथ काम करेंगे, ये यहां पर नई टीम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने सभी नवनियुक्त राज्य मंत्रियों को भी बधाई दी है। सीएम ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर सभी राज्य मंत्रियों के लिए एक एक ट्वीट किया है। साथ ही उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी है। तो सीएम योगी ने भी यहां पर ट्वीट करके बधाई दी है। मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर तमाम मंत्रियों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी गई हैं। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी ने शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों के साथ आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। तो शाम 5 बजे आज मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और मंत्रिपरिषद की बैठक है। इसमें तमाम नए मंत्री भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी ने इस बैठक को बुलाया है। नए मंत्रियों के साथ पीएम की पहली बैठक है। आज मोदी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मीटिंग होनी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक प्रमुख मोहन भागवत 7 दिवसीय चित्रकूट के दौरे पर हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का तीसरा दिन है। मोहन भागवत आज क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले सहित क्षेत्रीय प्रचारक मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक ये विश्व स्तरीय बैठक चलेगी। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 जुलाई यानी कि आज नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे और 10 जुलाई को मतदान होगा। नामांकन से पहले सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बुधवार को जगह जगह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भी खरीदे। कई जगहों पर विवाद हुआ और बीडीसी मेंबर के अपहरण के आरोप भी लगे। वहीं प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम पुख्ता करने के दावे किए गए हैं। अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, गोंडा, गाजीपुर, बस्ती और उन्नाव में भी ब्लॉक प्रमुख को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से पहले कई जगह बीडीसी मेंबर्स की किडनैपिंग के आरोप लगे हैं। जगह जगह अलग अलग सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो ये 8 जगहों की तस्वीरें। अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों की पहली खेप बुधवार को अयोध्या पहुंची है। मां विंध्यवासिनी के दरबार से पत्थर राम की नगरी पहुंचे। पत्थरों का संत समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पहले चरण में 16 घन फुट के 30 पत्थर आए हैं और आगे 19,000 पत्थर आने हैं। इन पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में ही सुरक्षित रखा जाएगा। पता चला कि राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने बलिदान दिया, मेरी अपनी दृष्टि में कि जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जो राष्ट्र के नाम पर हमारे सैनिक बलिदान होते हैं, इन लोगों का भी बलिदान उससे कम नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन लोगों के बलिदान के बाद भी कोई इनका ध्यान नहीं दे रहा है। इनका जीवन उपेक्षित है। तो मैं महात्मा हूं, मैं इनसे, इन परिवारों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा इनकी समस्याओं को। तो हमने कहा हम एक पहल करते हैं। कौशाम्बी में मंझनपुर मुख्यालय स्थित सीएमओ कार्यालय में 1 करोड़ 60 लाख का बड़ा घोटाला सामने आया है। इसका खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ही कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर की जांच रिपोर्ट में हुआ है। टेंडर और कोटेशन प्रक्रिया में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं।
चहेते फर्मों के माध्यम द्वारा बाजार से महंगे दामों पर सामानों की खरीदारी की गई। इतना ही नहीं, वाहनों को अधिग्रहित करने में भी मानक को दरकिनार रखा गया है। घोटाले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने घोटाले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। टीम में शामिल एडीएम के अलावा अन्य अफसर घोटाले की जांच कर रहे हैं। जो पिछले साल का सीएमओ कार्यालय का जो ऑडिट किया गया था उसमें कई कमियां पाई गई हैं, तो उसी संदर्भ में उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें है कि सर्विस प्रोवाइडर को बिना टेंडर के सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है। जब ऑडिट की टीम यहाँ पे आई तो उनको कई सारे कागजात दिखाए नहीं गए हैं। इस प्रकार के करीब विभिन्न बिंदुओं पे शिकायतें आई हैं और उस संबंध में मेरे द्वारा अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर और जिला स्तरीय अधिकारी हैं। 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द सभी कागजों का सही से अवलोकन करते हुए जो एक विस्तृत इसकी रिपोर्ट है वो मुझे सबमिट करेंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल खबरें ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और ओवरलोड की मार अब विद्युत ट्रांसफार्मर झेल नहीं पा रहे हैं। लगातार ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। अगर मेरठ की बात करें तो 2 दिन में ट्रांसमिशन सेंटर समेत जिले के लगभग आधा दर्जन ट्रांसफार्मर आग का शिकार हो चुके हैं। ताजा मामला मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के बनियापाड़ा इलाके का है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई। ट्रांसफार्मर से निकलती आग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बनारस को पीएम मोदी ने एक और क्रूज समेत 2 रोरो की सौगात दी है। अब चुनार तक सैलानी रोरो का मजा ले सकते हैं। पर्यटन आध्यात्म के साथ गंगा को परिवहन के तीसरे विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने का सपना हकीकत में बदल रहा है। पीएम मोदी काशी की तस्वीर बदलने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और इसी प्रयास के बीच वाराणसी को एक नया 2 मंजिला क्रूज मिल गया है। वहीं सवारी और माल ढुलाई के लिए 2 रोरो की व्यवस्था की गई है। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी की ओर से बनारस को ये दोनों रोरो मिले हैं। जिस पर मैं खड़ा हूँ ये है श्याम मानिकशा और इससे सटा हुआ जो दूसरा रोरो खड़ा है उसका नाम विवेकानंद है। तो अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो 200 पर्यटकों की क्षमता वाले रोरो को 2 अलग अलग रूट पर चलाने की योजना है। इसमें एक रोरो को खिड़किया घाट से रामनगर और दूसरा खिड़किया घाट से चुनार तक जाएगा। दोनों ही रोरो में ट्रक, कार और बाइक तक लद सकते हैं और इसकी रफ्तार जो है वो अप स्ट्रीम में 6 से 7 और डाउन स्ट्रीम में 12 से 13 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि इसके रूट पर मंथन किया जा रहा है और इसे प्रयागराज तक ले जाने की भी संभावना बनाई जा रही है। इसके लिए जेटी निर्माण आदि की बाधा को दूर करने की योजना बनाई जा रही है। सुबह से शाम तक गंगा में टूर का ये पैकेज बनाया जाएगा और काशी के साथ साथ चुनार और रामनगर किले तक भी इस रोरो पर सैलानी सवार हो सकेंगे। प्रशासन की कोशिश है कि मौजूदा वक्त में पानी बढ़ने से उफनाती गंगा की लहरों के शांत होते ही करीब 15 जुलाई से क्रूज और दोनों रो को गंगा के मझधार में सैलानियों के लिए उतार दिया जाएगा। करीब 35 लाख रुपए की सालाना राजस्व पर प्राइवेट कंपनी इसे संचालित करेगी और ये मान लीजिए कि यात्रियों की जितनी जगह है उससे ही ज़्यादा जगह यहाँ पर सामान यानी कि जो ढुलाई है उसकी जगह है। तो अब तक अगर चुनार को ही एक उदाहरण मान लें तो चुनार, वाराणसी से चुनार जाने के लिए अब तक सड़क और रेल मार्ग से जो किराया, जो समय खर्च होता था उससे आधी कीमत, आधे कम समय में आपका चुनार तक का सफ़र पूरा हो जाएगा। और जिस तरीके से प्रयागराज तक ये योजना बन रही है तो ऐसे में काशी से प्रयागराज के लिए जो तीसरा विकल्प है यातायात का, ये बेहद सरल होगा, सुगम होगा और सस्ता भी। वहीं नए 2 मंजिला क्रूज में 100 पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था है।
अस्सी से राजघाट के बीच ये क्रूज काशी की कहानी सुनाएगा। क्रूज 12 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से काशी दर्शन कराएगा। की रफ्तार थमते ही 80 से आदि केशव घाट तक ये क्रूज चलाया जाएगा। 2 मंजिला क्रूज है और वाराणसी में जो पहले से ही एक क्रूज चल रहा है अलकनंदा, वो भी 2 मंजिला है और वो उसका भी रूट यही है। तो काशी में अब 84 घाटों का जो सौंदर्य है उसको निहारने के लिए सैलानियों के पास 2 क्रूज का एक ऑफर होगा। जो अब तक वेटिंग रहती थी वो खत्म होगी। रफ्तार की बात करें 12 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से 1 मीटर गहरे पानी में भी ये क्रूज आसानी से चल सकता है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 एसी लाइफ राफ्ट है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में खुद ही नदी में जाकर खुल जाएंगे और एक फ्लोटिंग टेंट के आकार का बोट बन जाएगा। बारिश के दिनों में गंगा में ज्यादा पानी हो जाने की वजह से अभी इसका संचालन नहीं हो रहा है। जैसे ही रफ्तार कम होगी, पर्यटकों से ये क्रूज भर जाएंगे और फिर से गंगा की गोद गुलजार हो जाएगी और इस पर छोटी मोटी पार्टी भी अरेंज की जा सकती है। इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी जो पहले से ही क्रूज चला रही है उसको चयनित किया गया है। उम्मीद है कि 15 जुलाई से काशी को इस क्रूज का तोहफा गंगा में मिल जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो अगर आप भी काशी में इस क्रूज का आनंद लेना चाहते हैं तो वहां जाकर बैठ सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।